हाय गाइस, वेलकम बैक। और अपन क्या कर रहे थे पता है? अभी नवंबर एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं 30 क्वेश्चन जीएसटी के लिए बना रहा हूँ आपके लिए, जो कि आपके अच्छे खासे कवरेज रख सकता है। देखो, जीएसटी के अंदर क्या है ना, ये एक लॉ पेपर है। अगर आप इसके सिर्फ थ्री थ्री पढ़ो, क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा आपने कर रखे हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर रखे हैं, नो इशू। आई एम हेयर। टॉप 30 क्वेश्चंस, और वो होंगे लगभग 4 चैप्टर्स के अराउंड। पहला एग्जाम्शन, वैल्यूएशन, आईटीसी, आरसीएम। ये मेन 4 टॉपिक रहने वाले हैं, और यहीं से सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चंस कुछ बताऊंगा, कुछ अलग चैप्टर्स के। बट अभी के लिए 2 या 3 पार्ट में मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ। आज के लिए अपन एग्जाम्शन चैप्टर से शुरू करते हैं। आप बस ध्यान से सुनते जाना। ये क्वेश्चन आप ना आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मिल जाएगा आपको पीडीएफ, वहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना। अगर आपको लेक्चर नहीं पूरा सुनना है तो आप डाउनलोड करके खुद ही पढ़ सकते हो, अगर आपने कर रखा है तो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेता है, और यहीं से आपको इंटर लेवल पे टेस्ट किया जाता है मैक्सिमम टाइम। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन है। ये एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कह सकते हो आपकी, यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं उन सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस के अंदर। और आप, चलो मैं टाइम ज़्यादा आपका लगाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्शन चैप्टर से आज शुरू करेंगे। एग्जाम्शन, फिर आरसीएम, फिर आरसीएम के साथ या तो आईटीसी भी ले लूँगा, और फिर वैल्यूएशन। इस तरीके से करेंगे अपन। अब आईटीसी और वैल्यूएशन के क्वेश्चन आपके पास लगभग 8-10 होंगे। वैल्यू इस एग्जाम्शन चैप्टर के तो 5-6 क्वेश्चन ही हैं जो मैंने डाले हुए हैं इसके अंदर। एग्जाम्शन हालांकि बहुत बड़ा है, उसके अंदर तो इतने सारे एंट्री, जब सारे क्वेश्चन बनाओगे तो आप 50 क्वेश्चन भी कम पड़ जाएगा। पर मैंने वहाँ से पिक किए हैं जो खास करके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसके सर्विसेज हो गई, एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, वहाँ से आपको ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो उन चैप्टर्स को मैंने खास करके कवर करने की कोशिश की है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, वेदर जीएसटी इज पेबल इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट। ये सारे इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। एक दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ। ये मत सोचना जो पहली एंट्री में लिखा हुआ वही दूसरी से भी लिंक्ड है, वो पहला और दूसरा बिल्कुल अलग है। इसलिए अपन अलग अलग करना है, ठीक है। अब देखो क्या है, फी चार्ज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। आपको मैं एंट्री भी पूरा करा देता हूँ, एक बार रुक जाओ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है ना, कि कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो मैं यहाँ पे जरा सा एक सेकेंड में ना, देखो, एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आगे देती है, और कुछ सर्विसेज वो लेती है। दोनों में एग्जाम्शन है। जब वो आगे प्रोवाइड कर रही हो, एग्जाम्शन है। जब वो पीछे कहीं से सर्विसेज ले रही हो, एग्जाम्शन है। लेकिन कुछ अंतर है। देखो, आगे जो सर्विसेज सप्लाई कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मान लो ये है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये कौन है भाई? ये है आपका स्कूल, ठीक है। और ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्री छोड़ो, प्ले प्ले स्कूल समझते हो ना आप? हाँ, बचपन से जब खेलना शुरू करते हैं, प्ले स्कूल से लेकर के और 12th क्लास तक की जो हायर सेकेंडरी स्कूल तक की जो सर्विसेज है, इनकी आउटवर्ड सर्विसेज, चाहे वो अपने स्टूडेंट्स को देते हो, फैकल्टी को देते हैं, टीचर्स को, और अपने स्टाफ्स को अगर कुछ सर्विसेज देते हैं, एग्जाम्शन है। इसके अलावा ये अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके लिए अगर एंट्रेंस फी कलेक्ट करते हैं, तो एंट्रेंस फी, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। एग्जाम्शन है। अब ये मान के चलो, और कितने तरीके के हो सकते हैं। ये तो हो गया 12वीं तक के। इसके बाद आ जाते हैं डिग्री कॉलेजेज। ठीक है, 12वीं के बाद डिग्री कॉलेज हो गया। ये भी अगर सिमिलर सर्विसेज देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, आगे की सर्विस बात कर रहा हूँ, ये दे रहे हैं,
स्टूडेंट्स हो गए, फैकल्टी हो गई या स्टाफ हो गए, इनको अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जाम्शन है। या फिर सिमिलरली एंट्रेंस फी अगर कुछ लेते हैं, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, उसके लिए एग्जाम्शन मिलेगी। और किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं ना डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं। एक बात याद रखना, सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए। ये नहीं कि प्राइवेट कहीं पे कोचिंग कर रहे हो या प्राइवेटली कोई पढ़ा रहा है उसको हम नहीं काउंट करते। वो रिकॉग्नाइज सिस्टम जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है उसके अंदर आना चाहिए। देखो मैं अभी बताता हूँ, डिप्लोमा कोर्स करवा रहा है कोई कॉलेज, है ना, ये भी इनके लिए भी ये वही तीन चीज़ें, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को जो सर्विसेज देते हैं वो, एज वेल एज एंट्रेंस फी। क्या यहाँ पे एग्जाम्शन है? बिल्कुल है। अब कुछ सर्विसेज ये लेते भी हैं बाहर से। कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं ये? तो ये है सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई भी फर्म है, एलएलपी है, कोई भी अगर सर्विस दे रहा है इनको, तो भी इनको एग्जाम्शन मिलता है। इनको मतलब जो सप्लायर होगा उनको एग्जाम्शन, उनको जीएसटी पे नहीं करना है। किन किन चीज़ों के ऊपर? अब देखो ये प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल क्या क्या सर्विसेज लेता है? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बस हायर करते हैं बच्चों को लाने ले जाने के लिए, अपने स्टाफ से फैकल्टी को लाने ले जाने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बोले तो। वो मिड डे मील देते हैं बच्चों को, या फिर कैटरर हायर करते हैं। मिड डे मील जो सरकारी स्कूल में चलता है मिड डे मील, और बाहर तो वैसे चलता है ना, कैटरर को हायर कर लिया बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, दोपहर को स्नैक्स वगैरह कुछ खिला दिया, या फिर कुछ भी है, कैटरिंग की सर्विसेज लेते हैं वो बाहर से। क्या एग्जाम्शन है? बिल्कुल है। मैं यहाँ लिखता ही चला जाता हूँ, देखो कैटरिंग हो गया, कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील, राइट, मतलब फूड जो भी आप बच्चों के लिए लेके आते हो। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किन किन को मिलता है भाई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। और क्या क्या सर्विसेज लेती है? हाउसकीपिंग सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, है ना, झाड़ू पोछा वगैरह की हो गई। फिर सिक्योरिटी सर्विसेज, तो ये हो गई सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, ये सर्विसेज भी ये लोग लेते हैं। फिर बाहर से ये क्या करते हैं, कई बार हायर कर लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके लिए बच्चे लेके आता है, वो खुद एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आपने किसी को आप खुद एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रहे हो बच्चे का, आपने किसी को अपॉइंट कर लिया कि भैया तू एक एंट्रेंस कंडक्ट करवाओ और उसमें से जो बढ़िया बच्चे वो मेरे को भेजो, तो वो उसके बदले में पैसे आपसे लेगा। या हो सकता है आपको एग्जाम लेना है, आपने क्या किया, तो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बाहर किसी से सेट करवा लिया, क्वेश्चन पेपर आप सेट करके मुझे दे दो अच्छे क्वेश्चंस। इस तरीके की सर्विसेज ले रहे हो आप। क्या एग्जाम्शन है? यहाँ पे आप लिख लो एंट्रेंस ही लिख दें, या एडमिशन लिख देता हूँ मैं। एडमिशन की सर्विसेज आप ले रहे हो, एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम, या फिर कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। आपने देखा होगा जो लोग वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, वो कंडक्ट ऑफ एग्जाम की सर्विसेज किससे लेते हैं पता है? टाटा के अपने वो होते हैं बड़े बड़े, लाइक साइबर कैफे टाइप के, उसमें बहुत सारे लैब होते हैं, वहाँ बच्चे जाते हैं और सिस्टम पे एग्जाम देना होता है। तो वो कौन कंडक्ट करवा रहा है? जो ये रेलवे, इंडियन रेलवे का मान लो एग्जाम है, तो वो रेलवे लाखों बच्चों के लिए, सारे के लिए कंप्यूटर थोड़े प्रोवाइड करता है। वो टाटा की खुद की बहुत सारी जगहों पे यूनिट होती है जो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करती है। तो ये सारे सर्विसेज
ये लेते हैं, क्या इनको एग्जाम्शन मिलेगी? मिल जाएगी। अब समझना एक बात, ये तो थे छोटे बच्चे, इनको ये सर्विसेज चाहिए होती हैं। कैटरिंग चाहिए उनको, बिल्कुल चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, छोटे छोटे बच्चे भाई, इनको ट्रांसपोर्टेशन हर स्कूल बस अपना अपना वो करवाती है, और फैकल्टी और स्टाफ के लिए करवाती है साथ। जब बच्चे के लिए कर रही है तो इसी में फैकल्टी और स्टाफ भी आते हैं। सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, ये सर्विसेज चाहिए होती है। एडमिशन की सर्विसेज या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विसेज बाहर से वो ले सकते हैं। अगर कोई जो बाहर प्रोवाइड कर रहा है ये सारे सर्विसेज एक स्कूल को, ऐसे स्कूल जो 0 लेवल से लेके 12वीं तक को पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्शन है? बिल्कुल है। अब देखो डिग्री कॉलेज है, एक बात बताओ, अब ये बच्चा 12वीं करके 12वीं के बाद वो या तो डिप्लोमा करता है, डिग्री कोर्सेज करता है, वोकेशनल कोर्सेज करता है, इस तरह की कोर्सेज। अब क्या 12वीं के बाद भी हम उसके पीछे लगे रहेंगे क्या? 12वीं के बाद भी क्या हम उसको कैटरिंग की सर्विस देंगे कि तुम खाना खा लो बेटा? 12वीं के बच्चे थोड़े हैं वो, 10वीं 5वीं 6ठी के बच्चे थोड़े हैं। छोटे छोटे बच्चों को खाना दिया जाता है, बड़े बच्चों को नहीं दिया जाता। भैया तो घर से खा के आएगा, अपना टिफिन लंच लेके आएगा, ट्रांसपोर्टेशन खुद का जुगाड़ करके आएगा। सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इन सब चीज़ों की सर्विसेज अगर डिग्री कॉलेज है, यानी आफ्टर 12th की जो कॉलेजेज हैं, उनको अगर इन 3 तरीके की सर्विसेज मिल रही है तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। कैटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउसकीपिंग और क्लीनिंग की सर्विसेज अगर इनको दिया जा रहा है, ये मिल रहा है इनको या फिर इनको, तो नो एग्जाम्शन। याद रखना 3 ही, चौथा मैंने गोला नहीं मारा है। अब यही चीज अगर एडमिशन की सर्विसेज लेता है, एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम जो यहां लिखा हुआ था, ये इनके लिए भी एग्जाम्ट है। कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। सिमिलरली जो ये डिप्लोमा कॉलेजेज हैं जो डिप्लोमा कोर्स करवा रहे हैं, अगर ये भी एडमिशन की सर्विसेज देते हैं, एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम से रिलेटेड कुछ अगर चार्जेस लेते हैं, कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स, डिप्लोमा कोर्स से जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अगर ये सारी सर्विसेज लेनी पड़ रही है बाहर से, तो वो एग्जाम्शन के दायरे में आ जाएगा। लेकिन कैटरिंग, कैटरिंग की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, या फिर सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग की सर्विसेज अगर डिग्री कॉलेज को मिल रहा है, यानी अप टू 12th तक तो ये 5 सर्विसेज आ रहे थे, चारों, लेकिन इसके बाद वाले बड़े वाले बच्चों को जब सर्विसेज मिल रही है ना, तो उसके अंदर 3 सर्विसेज पे एग्जाम्शन, बाहर एग्जाम्शन नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम से। एक और चीज़ मिलती है, कई बार बच्चों को ना पीरियडिकल्स, जर्नल्स मंगवाते हैं हम बाहर से पढ़ने के लिए। तो अगर हम जर्नल्स ले रहे हैं, जर्नल की सर्विसेज, कई बार हम जैसे लॉ कॉलेज में आप देखते होगे ना, लॉ कॉलेज में आपके आईसीआई के अंदर भी स्टूडेंट्स जर्नल आता है, उसके बदले फी लिया जाता है आपसे। उसके बाद आप लॉ कॉलेजेस के अंदर देखोगे ना, तो वो लोग उनके लिए, बच्चों के लिए ना एक कोई कई सारे वेबसाइट्स होते हैं जो लीगल चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, तो उनका सब्सक्रिप्शन दिलवाते हैं वो बच्चों को, उसके बदले में स्टूडेंट से फी भी लेते हैं। तो जब वो बाहर से इस तरीके की सर्विसेज ले रहे होते हैं, या पीरियोडिकल्स या जर्नल्स, पीरियोडिकल्स या जर्नल्स, तो यहाँ पे इसको एग्जाम्शन भी मिलती है, इसको भी एग्जाम्शन मिल जाती है। पीरियोडिकल्स या जर्नल्स अगर आप बाहर से ले रहे हो तो एग्जाम्शन है। लेकिन एक बात बताओ, यही पीरियोडिकल्स या जर्नल्स क्या इसको मिल सकता है? 10वीं 12वीं वाले बच्चे को यार, 5वीं 6ठी 0 से लेकर के 10वीं 12वीं के बच्चे को अगर पीरियोडिकल्स और जर्नल्स आप दे रहे हो, बाहर की कौन सी मैगजीन सब्सक्राइब करवा रहे हो, उसके क्या पढ़ेगा वो नहीं पढ़ते। अगर आप उनके लिए लेके आ रहे हो तो वहां पे एग्जाम्शन नहीं है, याद रखना। 10वीं 12वीं तक के बच्चों के लिए बहुत सारे एग्जाम्शन है, लेकिन पीरियोडिकल जर्नल्स अगर उनको मिल रहे हैं, एग्जाम्शन नहीं है। कोई वोकेशनल कोर्स करवा रहा है, पीरियोडिकल जर्नल्स
वहां पे भी नो एग्जेम्पशन। बात बताऊं, फॉरवर्ड सर्विसेज आप जो आगे दे रहे हो स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, एंट्रेंस फी ले रहे हो, सबके लिए एग्जेम्प्ट है। आप जो ले रहे हो इनवर्ड सर्विसेज जो है आपकी, वो कहाँ कहाँ एग्जाम्शन है? अगर शुरुआत से प्ले स्कूल से लेकर के अगर 12वीं तक के बच्चों के लिए कैटरिंग की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, बाकी किसी को कैटरिंग की मिलेगी? 12वीं के बाद वाले को नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज 12वीं तक को एग्जाम्प्ट है, उसके बाद के बच्चों के लिए इनवर्ड सर्विसेज आप उनके लिए ले रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ के लिए एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद आप हाउस क्लीनिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर इस तरीके की सर्विसेज आप ले रहे हो 12वीं तक के बच्चों के लिए एग्जाम्शन है, उसके बाद वाले बच्चों के लिए एग्जाम्शन नहीं है। उसके बाद एडमिशन आप एडमिशन या फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विसेज ले रहे हो, सबके लिए एग्जाम्शन है। पीरियोडिकल जर्नल 12वीं तक वालों को नहीं है, बाकी दोनों को है, लेकिन पीरियोडिकल जर्नल वोकेशनल कोर्स जो करवाते हैं उनको भी नहीं है, क्योंकि वो तो बेसिकली हाथ से काम सिखाने वाली चीजें हैं, हाथ का सफाई है वो। उसके लिए आप पीरियोडिकल जर्नल्स के अंदर एग्जाम्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग जनरली उनको सर्विस इस तरीके की प्रोवाइड नहीं करनी होती है। अपने को समझ आ गया ना आपको? इसको मैं छोड़ देता हूँ, यहीं पे खत्म करते हैं इसको। अब देखो एक क्वेश्चन था, इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं, सारे एक दूसरे से अलग हैं, यानी अलग अलग केस में आपको अलग अलग एग्जाम वो लिखना है आपको। देखो ना, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए ना आपको, तो आप नोटिफिकेशन नंबर हमेशा याद रखो। एग्जाम्शन का नोटिफिकेशन तो आपको याद होना ही होना चाहिए। 12/2017 20/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, आर लिखा हुआ ना ब्रैकेट के अंदर, ये मैंडेटरी लिखना, ये हल्के में मत लेना, ऐसे ही लिखा नहीं मैंने, इस आर का महत्व है। कई सारे जो रेट नोटिफिकेशन नहीं होते हैं, मतलब ये रेट या तो 0 रेट है एग्जेम्प्ट है, या फिर 12% है, 5% है, 18 है, 28 है, इस तरीके के रेट्स में जब भी चेंज आते हैं ना, कोई चीज़ एग्जाम्शन में डालते हैं तो वो रेट्स के अंदर आते हैं नोटिफिकेशन। और कुछ होते हैं जो लॉ के अंदर चेंजेज होते हैं, वो सेंट्रल टैक्स रेट में नहीं आता है। अब मैंने नोटिफिकेशन निकाला कि जो ब्याज लग रहा है लेट फी की वजह से, जो ब्याज लगेगा या लेट फी लगेगा, मैं एग्जाम्प्ट, लेट फी हम नहीं ले रहे, तो वो क्या रेट में हम थोड़े चेंज कर रहे हैं, वो तो एक लीगल चेंज है। या आईटीसी क्रेडिट हम इन चीज़ों पे दे रहे हैं, इस पर नहीं देंगे, वो रेट के अंदर चेंज नहीं होता। इस तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 12/2017 सीटी सेंट्रल टैक्स बस, और आपको सेंट्रल टैक्स का ही सारा प्रोविजन पढ़ना है। डेट है 28 जून 2017, आप याद रखना चाहो रख लो, नहीं याद रखना चाहो मत रखो। तो जैसे गुड्स के लिए आपके लिए हो जाएगा नोटिफिकेशन नंबर 1, आपको तो गुड्स के लिए नोटिफिकेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेट तो आपको कहीं नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्शन का ही रेट आपके लिए रेलिवेंट है। रेट नहीं, एग्जाम्शन का नोटिफिकेशन वो है रेलिवेंट। तो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 आपको हर एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन एग्जाम्शन का दिख जाए, चिपका देना वहाँ पे। अब देखो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 क्या है, एग्जाम्शन नोटिफिकेशन है, और इसके अंदर आ रहा है, देखो पहला एंट्री है फी चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ और इन हाउस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। एक बात तो, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ये जो प्ले स्कूल थे या फिर डिग्री कॉलेज या डिप्लोमा कोर्सेज वोकेशनल कोर्सेज जो करवा रहे हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है, इनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, या तो आप 12वीं तक को पढ़ा रहे हो, या फिर आप ऐसे कोर्स करवा रहे हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इन इंडियन लॉ, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन फोर्स इन इंडिया। फॉरेन कंट्री के लॉ में रिकॉग्नाइज उसको हम नहीं मानते। और या फिर वोकेशनल कोर्सेज अगर आप करा रहे हो कुछ, तो वो चीज़ें हैं अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। अब पढ़ते जाओ। फी चार्ज फ्रॉम, ये क्या है, इंडिपेंडेंट केस है, कुछ लिखा नहीं हुआ। फी चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कंडक्टेड बाय गीता कॉलेज, 80,000 रुपये लिए आपने। अब ये गीता कॉलेज क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, प्रोवाइड्स एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग एन इंजीनियरिंग डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ।
तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लेते हैं वो डिग्री कॉलेज ही आएगा, और वो अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ को कोई सर्विस दे रहा है, वो फी चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ से वो ले रहा है पैसे, यानी ऑफिस स्टाफ को सर्विस दे रहा है, क्या एग्जाम्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो ये हो गया एग्जेम्प्ट। अब इसका मैं रीजन भी पढ़ ही लेते हैं। देखो मैंने आंसर किस तरीके से बनाया है, सर्टेन सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ, बार बार आप लिखोगे ना दिस सर्विसेज एग्जेम्प्ट वाइड दिस नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो, इस तरीके से बार बार हर एंट्री में लिखने से अच्छा एक एंट्री मैंने ऊपर लिख दिया कि सर्विसेज सर्टेन सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ जीएसटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 11, आपकी इच्छा है लिख देना, सेक्शन 11 एग्जाम्शन का होता है, ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017। मैंने फुल लिखा है, आपको जितना समझ में आए लिख लेना। अब इसके अंदर मैंने लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसकी मैंने व्याख्यान दी है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ। ये वर्ड्स तो आपको याद ही हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ को दिया आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंटर एलिया इंक्लूड्स, यानी इंटर एलिया मतलब अमंग अदर्स, और भी चीज़ें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आएगी, लेकिन जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ ऐसे कोर्सेज अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है वो भी इसके अंदर आती है। क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो उसको माना जाता है। सिंस गीता कॉलेज प्रोवाइड्स एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग इंजीनियरिंग डिग्री, तो गीता कॉलेज का इंजीनियरिंग डिग्री दे रहा है जो कि रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ है, तो क्या वो माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। अगर वो अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ के लिए कोई सर्विस दे रहा है, पैसे लेके दे रहा है, क्या एग्जाम्शन काम करेगी? बिल्कुल करेगी। तो यहाँ पे है 80,000 रुपये ले करके, और वो अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स अपने स्टाफ को बेच रहे हैं, नॉट एन इशू, एग्जाम्शन मिल जाएगी। फिर है बस फी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स बाय ऑक्सफोर्ड कॉलेज। कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स का मतलब हम आगे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बस फी, और बच्चों से पैसे ले रहे हैं उसके बदले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ को कोई भी सर्विसेज दे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्या एग्जाम्शन है? बिल्कुल है। 3500 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, और डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। ओ एक सेकंड, ऑक्सफोर्ड कॉलेज प्रोवाइड्स एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग एन इंजीनियरिंग डिग्री। अब बताओ एक बात, बस की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज तो 12वीं तक के बच्चों के लिए था। इंजीनियरिंग डिग्री है तो क्या हो गया, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है तो क्या हो गया, वो तो 12वीं तक के लिए था ना। देखो मैंने फिर बताया, फॉरवर्ड सर्विसेज तो सबके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट है। आप स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ को दे रहे हो ना, नक्को टेंशन रहे, वो तो एग्जेम्प्ट है। जब आप इनवर्ड सर्विसेज ले रहे होते ना, इस तरीके की सर्विसेज, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सिर्फ 12वीं तक को अलाउड है, देने के लिए किसी को कोई मना नहीं है। देखो अपना आगे वाली लाइन जो है ना, ये सबके लिए क्लियर है, सेम है, एग्जाम्शन पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे देखना, एज ऑक्सफोर्ड कॉलेज इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज स्टेटेड इन वन अबव। जो पहले में रीजन लिखा हुआ था, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेना अगर एग्जाम में कुछ तरीके से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो तो ऐसे मत चिपका देना। मैंने लिख लिया है कि जो मैंने यहाँ पे रीजन्स दे रखे थे, उसी रीजन्स की वजह से यहाँ पे ऑक्सफोर्ड कॉलेज स्टूडेंट, ऑक्सफोर्ड कॉलेज भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, एंड द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट बाय एंड टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ वुड बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। चलो आगे, हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द स्मार्ट किड्स स्कूल, प्ले स्कूल। अब देखो, हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द, यानी कोई और प्रोवाइड कर रहा है इन स्मार्ट किड्स स्कूल, अब प्ले स्कूल छोटे बच्चों का स्कूल है, बाय मेसर्स एक्सप्रॉन फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, 7.5 लाख रुपये, 7,25,000 रुपये। क्या एग्जाम्शन है? हाउस कीपिंग सर्विसेज दे रहा है बच्चों को, ये रहा हाउस कीपिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज बच्चों को दे रहा है, प्ले स्कूल से 12वीं तक के बच्चों को। एग्जाम्शन है? बिल्कुल है। यही अगर यहाँ पे लिखा होता इसका नाम ऑक्सफोर्ड कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, तो क्या एग्जाम्शन मिलता? उनको नहीं मिलता, उनको सिर्फ मिलता है एडमिशन की सर्विसेज और पीरियोडिकल जर्नल की सर्विसेज का एग्जाम्शन, इनवर्ड में। आउटवर्ड में तो सब एग्जाम्स है। तो अपन तीसरा का रीजन क्या लिखे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर exempt from GST. However, such an exemption is available only when the such services are provided to pre-school education and up to 12वीं तक के बच्चों के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है।
तो सिंस स्मार्ट किड इज ए प्री स्कूल तो हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट वुड बी एग्जेम्प्ट। तीसरा हो गया। चौथा एंट्री क्या बोलता है, XYZ लिमिटेड सप्लाइड एन ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल प्रोवाइड किया है टू किंडरगार्टन स्कूल 4,000 रुपए के लिए। द किंडरगार्टन स्कूल यूज द सेम फॉर इट्स स्टूडेंट्स ऑफ यूकेजी क्लास। बच्चों के लिए आप जर्नल्स और पीरियडिकल्स ले रहे हो, बट कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ये देख लो, यहाँ लिखा था मैंने पीरियडिकल्स जर्नल्स, पीरियडिकल्स और जर्नल्स अगर 10-12वीं तक के बच्चों को मिल रहा है तो यहाँ पे था नो एग्जाम्शन। लाल वाला निशान है ना, एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। पीरियडिकल जर्नल डिग्री कॉलेज 12वीं के ऊपर वाले बच्चों के लिए ठीक है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे अपन एग्जाम्शन लेके बैठ गए। तो यहाँ पे यही लिखा, सिंस द सर्विस इज सप्लाई टू स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग यूके दिस सर्विस इज नॉट एग्जाम टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 किसके लिए है, 1023 CV। अरे इसके ऊपर एक और क्वेश्चन था यार अपने पास, चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन। ट्रस्ट का क्वेश्चन एक और है नीचे कहीं पे, वहाँ से ज़्यादा बेहतर होता। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहला कर चुके हम, 4 पे आओ। अरे ये तो यार सीधा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, बीच में रुकता नहीं है क्या। देखो यहाँ पे सुदामा चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ इट्स सर्विसेज, यानी फॉरवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है। ठीक है, आगे जो सप्लाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ रूम, रेंटिंग ऑफ हॉल्स, रेंटिंग ऑफ शॉप्स, रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम। यहाँ पे एग्जाम्शन किस किस को मिलता है, देखो कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, कोई भी ट्रस्ट का 12AA के अंदर जो रजिस्टर्ड है, अगर वो रूम्स प्रोवाइड करता है जिसका रेंट है मोर देन इक्वल टू 1,000 रुपये पर डे, टैक्सेबल है। यहाँ पे अपन लिख सके ना, तीनों एंट्री है यहाँ पे। रूम के चार्जेज हैं 1,000 या उससे ज़्यादा पर डे का, क्या GST लगेगा? लगेगा। अगर 1,000 से कम है तो एग्जेम्प्शन है। एक एंट्री आपने और पढ़ी होगी कहीं ना, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विसेज अगर मिल रही है, होटल, इन, कैंप साइट, गेस्ट हाउस, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, अगर वहां क्या था पता है आपको, 1,000 तक एग्जेम्पशन काम करता था। वहां पे 1,000 तक एग्जेम्पशन काम करता था। यहाँ पे 1,000 पे GST लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 1,000 से कम तक पे एग्जेम्पशन है। दोनों जगह थोड़ा सा अलग अलग कर रखा है इन्होंने, बेवकूफ बना रहे हैं यार। एक कर दो, क्या जा रहा है, कितना याद रखे बच्चे। तो यहाँ पे 1,000 से नीचे है अगर तो एग्जेम्पशन है, 1,000 टच करते ही टैक्सेबल हो जाएगा। और वहां क्या था, अप टू 1,000 एग्जेम्पशन काम करता था, 1,000 से ऊपर पे GST लगता था। ये थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना। चेंज ऑफ रेंट तो ठीक है, चार्ज ऑफ रेंटिंग अगर रूम है मोर देन और इक्वल टू 1,000 GST लेविएबल। उसके बाद प्रीमाइसेज, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम या ओपन स्पेसेज अगर आप रेंट पर दे रहे हो, यानी ट्रस्ट दे रही है, और उसका रेंट पर डे 10,000 या उससे ज़्यादा, यहाँ पे हर जगह एंट्री में ना 10,000 और मोर, 1,000 और मोर, इस तरीके की एंट्रीज हैं। तो 10,000 और मोर की सर्विस पर डे की चार्जेज हैं तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मैं 8,000 में दे रहा हूँ, 7,500 में ले रहा हूँ कल्याण मंडपम या फिर ओपन स्पेस में भाड़े पे एक दिन के लिए लेता हूँ, शादी ब्याह के लिए या वट एवर रीजन्स के लिए, तो वहाँ पे GST काम कर जाती है। लेकिन 10,000 या उससे ज़्यादा अगर फ़ी है पर डे का तो GST लगेगा। उसके बाद है शॉप्स या स्पेसेस फॉर बिजनेस कॉमर्स के लिए, अगर आप दुकान वगैरह भाड़े पे देते हो, है ना, कुछ मंदिर मिठाई उठाई का दुकान हो जाता है, कई बार पर्सिंग्स के अंदर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, खाना भी खाते हैं, और फूल माला वगैरह बेचते हैं, अगरबत्ती बेचते हैं, कपड़े उपड़े भी बेचते हैं जिस पे लिखा होता है ओम 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 शिव ओम शिव ओम शिव, ऐसी चीज़ें।
तो वो सब बिजनेस भी उसके पर्सिंग में। आप मथुरा जाओ ना, तो मथुरा मंदिर के परिसर में बहुत सारे दुकान भी हैं। तो वहां पे उसका किराया अगर 10,000 या उससे ज्यादा पर मंथ का है, देखो सोचने की बात है, ये पर मंथ पर, ये तो आपकी सोच की। शॉप्स कब रेंट देता है? मंथली बेसिस पे। कल्याण मंडपम वगैरह जो है, ये कम्युनिटी हॉल शादी वगैरह के लिए आप एक दिन 2 दिन के लिए हॉल बुक करते हो ना। तो ऐसे केसेज में आप डे और मंथ में कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे तो भाई डे ही होता है, पर डे का चार्जेस लगता है 10,000। और यहाँ पे 10,000 जब बात करें तो हम शॉप्स के रेंट की बात करेंगे मंथली, ठीक है। तो 1,000 से ज़्यादा हो रूम रेंट चार्जेज टैक्सेबल है, 10,000 से ज़्यादा हो कल्याण मंडपम ओपन एरिया या फिर प्रेस्टिंग में कोई भी चीज़ है जो आप रेंट के लिए यूज़ कर रहे हो फॉर रेंटल पर्पसेज, ओपन स्पेस है कुछ यूज़ कर रहे हो उसको आप शादी ब्याह मुंडन वगैरह के लिए, 10,000 या उससे ज़्यादा है टैक्सेबल लगवा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है। शॉप्स स्पेस के लिए दुकान वगैरह लेते हो आप तो 10,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है। अब इस क्वेश्चन को कर दें अपन। सुदामा चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेसिडेंशियल रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। देखो अब यहाँ पे फिर से, एक सेकेंड यार, आप चाहो तो अलग अलग नोट्स बना लो। मैंने क्या किया, यहीं पे पूरा डाल दिया मैंने पहले डिटेल्स, और उसके बाद आंसर डायरेक्ट धराधर लिख दिया, प्रोविजन लिख दिया और आंसर डायरेक्ट बना दिया। या तरीका ये भी हो सकता था, आप पहले ये बनाते और नोट 1 नोट 2 लिख देते और रीजन लिखते कि चार्जेज 1,000 से ज़्यादा इसलिए जीएसटी लगेगा, चार्जेज इतने से ज़्यादा है इसलिए जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वट एवर, इस तरीके से आप लिख सकते थे। पर अपन ने यहाँ पे डाल दिया कि सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ precincts of religious placement for general public owned or managed by institutes या trust registered under 1023 CV या 12AA of income tax are exempt एक्सेप्ट हुए, एग्जेम्प्ट होते हैं लेकिन टैक्सेबल होंगे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गए। तो 1,000 से ज़्यादा रेंट हो गया, 10,000 से ज़्यादा पर डे का रेंट हो गया, या फिर 10,000 से या उससे ज़्यादा पर मंथ का रेंट हो गया शॉप्स के केसेस के अंदर, तो जीएसटी लग जाएगा। देखो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, बताओ ये रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, वैसे ही एग्जेम्प्ट है। नोटिफिकेशन नंबर 12। अगर होटल इन कैंप साइट गेस्ट हाउस वहाँ पे है टैक्सेबल होता है 1,000 से ज़्यादा होने पे, अप टू 1,000 एग्जाम्शन है। तो इस वजह से है, तो 4 लाख हो गया नील, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है पूरा। फिर है रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर पिलग्रिमेज, यहाँ पे चार्जेस दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग था और यहाँ पे रूम्स की सर्विसेज है, चार्जेस है 1,200 या उससे ज़्यादा। अब बताओ 1,000 या उससे ज़्यादा होने पे जीएसटी लग जाता है, अपन ने यहाँ पहले लिख दिए, सीधा उतार दिया मैंने, 3,35,000 टैक्सेबल होगा भाई, 1,000 से ज़्यादा है। फिर रूम का डिवोटीज को हम दे रहे हैं और उसका चार्ज है 750 रुपये, यानी 1,000 से कम है, एग्जेम्प्ट। उसके बाद है रेंटिंग ऑफ हॉल्स एंड ओपन स्पेसेज, चार्जेज पर डे है 7,500, ओपन स्पेस का रेंट है अप टू 10,000 और मोर है तो टैक्सेबल है, 10,000 से कम पे एग्जेम्पशन है, तो यहाँ पे भी एग्जेम्पशन काम करके चलेगी। उसके बाद है 5th नंबर एंट्री, अरे नील नील नील, अच्छा 5th नंबर एंट्री शॉप्स, अगर दुकान वाले को दे रहे हो आप 9500 है, यानी 10,000 से कम है, एग्जेम्पशन काम कर जाएगी। ये रहा 10,000 से कम वाला 9500। उसके बाद है रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम 15,000, 10,000 या उससे ज़्यादा है 15,000 रुपये, टैक्सेबल हो जाएगा 6,20,000। हमें क्या निकालना था, कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 अज्यूमिंग दैट द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ये मान करके अपने को करना था। तो 6,00,000 और 6,20,000 और 3,35,000, 8,55,000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो इसके अंदर ना आपको अमेंडमेंट्स भी कवर्ड हैं। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई,
वेदर जीएसटी पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस इज टैक्सेबल। अरे ये क्या लिखा है, वेदर जीएसटी पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेज, इसको हटा दो यार, ये कुछ नहीं है, हट। चलो अब देखना, ये ग्रीन कलर से जो है ना, ये आपके एग्जाम्शन है, नई एंट्रीज है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कई बार बन जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। वेदर जीएसटी इज पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेज, एकता चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C क्लॉज बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, मैनेजेज अ टेम्पल इन रोहिणी ईस्ट, रोहिणी दिल्ली। It has given on rent a community hall located within the temple premises to the public for celebration of Teej Mela. Rent charge is rupees 9500, 10,000 से कम है। You are required to determine whether the services provided by Ekta Charitable Trust are liable to GST। ये तो अपना सेम एंट्री वहाँ से उठा करके, renting of community hall by Ekta Charitable is exempt from GST as rent is less than 10,000 per day. This exemption does not apply where the renting charges of the premises, community hall, Kalyan Mandapam or open area is 10,000 or more per day। ये अभी अभी अपने कर रखा था। उसके बाद ये देखना, एग्जाम्शन की एंट्री है, आप एकेडमी है विच कंडक्ट्स ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, फॉर विच 80% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे एग्जाम्शन था ना, 75% हो गया लिमिट। पहले क्या होता था कि 100% अगर बोर्न बाय, कंसिडरेशन जो पे कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है, और 100% खर्चा अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है तभी एग्जाम्शन मिलता था। अब उसको कर दिया गया है 75% और मोर एक्सपेंडिचर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बेसिकली कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सॉरी लोकल अथॉरिटी कह रहा हूँ, यूनियन टेरेटरी अगर है वो, अगर सर्विसेज दे रहे हैं 100%, 75% और मोर कंसिडरेशन बियर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर बियर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जीएसटी की एग्जाम्शन लगेगी। आपको यहाँ पे आई बटन पे ना वो आ जाएगा एग्जाम्शन वीडियो, सॉरी एग्जाम्शन नहीं, अमेंडमेंट का लेक्चर का लिंक, आप वहां से देख लेना। स्पीड पोस्ट सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। अब एक बात बताओ, स्पीड पोस्ट की सर्विसेज क्या टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? गवर्नमेंट दे रही है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ही है। स्पीड पोस्ट, इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, एक्सप्रेस पार्सल, इनको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली टैक्सेबल कर रखा है, लेकिन अगर यही सर्विसेज अपने ही किसी गवर्नमेंट को दे रही है तब जीएसटी नहीं लगाते वो। तो कहाँ गया यार, ये कैसे हो जा रहा है? ये तो थोड़ा बहुत चलता ही नहीं, या तो पूरा चाह। देखो दूसरा एंट्री था ये कल्याण मंडपम नहीं, ट्रेनिंग कोर्स वाला, जहाँ पे 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे सिंस इन दिस केस 80% एक्सपेंडिचर आर बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हेंस एग्जेम्प्ट। ठीक है, अभी जो एंट्री पढ़ा हमने, जीएसटी इज नॉट पेएबल इन द केस ऑफ स्पीड पोस्ट सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। गवर्नमेंट को ही वो सर्विस दे रहा है, इसलिए एग्जाम्शन नहीं है। अदरवाइज स्पीड पोस्ट की सर्विसेज, एक्सप्रेस पार्सल की सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज और एजेंसी सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है, इवन दो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट के कुछ सर्विसेज ही तो यार टैक्सेबल है, वैसे तो नॉर्मली या तो सारे आरसीएम में अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो, या फिर एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है। आपको पता है इस बार के आरटीपी में क्वेश्चन भी है शायद, नहीं आरटीपी में नहीं है क्वेश्चन, आपके पिछले एग्जाम के अंदर मई 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं उस पर बाद में बात करेंगे। एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इंटर एलिया प्रोवाइड्स एग्जाम्शन टू सर्विसेज, एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इंटर एलिया प्रोवाइड्स एग्जाम्शन टू सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज अगर देती है, प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पे आपका एग्जाम्शन काम करेगा। देयरफॉर जीएसटी इज पेएबल इफ सच सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। किसी और को दे रहे हो तो टैक्सेबल है, गवर्नमेंट खुद ही दे रहा है यार, एक जेब से पैसा लेकर के दूसरे जेब में जमा कर रहा है, एग्जेम्प्ट कर दिया वहां पे। अब चौथी एंट्री देखो क्या है, ये चौथी नहीं पांचवी होगी, चौथी ये रहा, ये दोनों में मैंने 4-4 लिख दिया है, चौथी ये है, ये पांचवी होगी बेसिकली। ST लिमिटेड हैज गिवन ऑन हायर 5 trucks to T2 Transport डेली
goods transport agency for transporting goods in central and west Delhi. The hiring charges for trucks are 75%, 7500 per truck per day. एक बात बताओ, इन्होंने 5 ट्रक दिए हैं हायर पे, जीटी है ये। अब ये ट्रक के केस में क्या होता है, जीटीए है ये बंदा, ये ट्रक है भाई। अब जब किसी को प्रोवाइड करता है सर्विस, तो हम इससे तो टैक्स लेते नहीं कि भाई तू नहीं दे पाएगा। हम यहाँ पे रिसिपिएंट जो है उसी से आरसीएम में टैक्सेस ले लेते हैं। जीटी के केस में ये होता है। अब यहाँ पे क्या है, कहाँ गया एंट्री भाई, सर्विस 5 ट्रक्स। अगर आप जीटीए को कोई बंदा अगर सर्विस दे रहा है, यानी जीटीए को ट्रक हायर पे दे रहा है, सप्लायर कोई और है, यहाँ पे रिसिपिएंट ये खुद जीटीए बन गया, तो इस सर्विस को कह रखा है एग्जेम्पशन के अंदर डाल दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। इनकी आउटवर्ड सर्विसेज आरसीएम में आ जाती है। जब भी किसी से ले रहे होते हैं सर्विसेज, मतलब अगर ट्रक ऑन हायर ले रहे हैं तो एग्जेम्पशन है यहाँ पे। आप देखोगे तो चौथा नंबर एक्सप्लेनेशन, जीएसटी नॉन पेबल इन केस ऑफ हायरिंग ऑफ ट्रक्स टू टी टू ट्रांसपोर्ट सिंस द सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर इंटर एरिया टू अ जीटीए अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर एग्जेम्प्ट। चौथी एंट्री है, XYZ लिमिटेड प्रोवाइड्स पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थ्रू मीटर्ड कैब। मीटर्ड कैब से अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन याद करो, एग्जेम्पशन के अंदर कवर्ड हो जाता है, मीटर्ड कैब की सर्विसेज फुल्ली कवर्ड है। इट हैज़ पार्टनर्ड विथ ओला, ओहो यहाँ पे अमेंडमेंट है, फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। अब ये 95 में चला जाएगा। ओला ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के थ्रू जब आप मोटर्ड कैब को लेके जाते हो, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट आई जो बोलता है अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू मीटर्ड कैब को दे रहे हो, वैसे तो मोटर्ड कैब डायरेक्ट सर्विस दे रहा है, एग्जेम्पशन है, पर ई कॉमर्स के थ्रू अगर दे रहा है वही मीटर कैब की सर्विसेज, ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे जीएसटी, एग्जेम्पशन नहीं काम करेगा वहां पे। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना एक बार। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन मीटर्ड कैब आर जनरली एग्जेम्प्ट, हाउएवर व्हेन सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर देन सच ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे जीएसटी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। करेक्ट, ये अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। अगेन आप वो वाला अमेंडमेंट लेक्चर ये रेफर कर सकते हो अगर आपको समझ ना आया हो या कुछ दिक्कत लगे तो, उसके अंदर अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू अपने को निकालना है। तो अमाउंट चार्ज फॉर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। क्या पोटैटो चिप्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयर हाउसिंग की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है? क्या ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है? पोटैटो चिप्स, चिप्स चिप्स आलू है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट आप आलू से सोना निकाल रहे हो, मतलब चिप्स बना रहे हो, क्या वो भी टैक्सेबल है? इधर से आलू डालो, इधर से चिप्स निकलेगा। राहुल गांधी ने अरे तोड़ मरोड़ करके ऐसे स्टेटमेंट को पेश किया, गलत बात है वो। राहुल गांधी ने अच्छी बात बोली थी, उन्होंने कुछ और किसी और संदर्भ में कहा था, चलो खैर कोई बात नहीं। अमाउंट चार्ज फॉर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। क्या पोटैटो चिप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या है, बोलना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या है? जो खेत से निकला और उसके ऊपर कुछ सर्विसेज या ट्रीटमेंट या प्रोसेस ऐसे किए गए which was necessary for making it marketable, प्राइमरी मार्केट में बेचने के लिए उसकी धुलाई सफाई, धूप लगाना, क्योर करना, वो सब चीजें जरूरी थी।
वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन आप उसका करेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कर दे रहे हो, नेचर करेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दे रहे हो। आलू और चिप्स में पूरा का पूरा अंतर है ना भाई, उसके करेक्टर्स को आप चेंज कर रहे हो, तो वहां पे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ना रहा, वो तो बदल गया। इसलिए यहां पे एग्जाम्शन काम नहीं करेगी। देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वो एग्जाम्शन था। अभी देखो यहाँ पे मैंने किस तरीके से बनाया है क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और ये लिख लिया अपना, और इसके बाद मैंने नोट्स डालता गया हर जगह। अब नोट्स में देखो ये फिर मैंने एक एंट्री डाल दी सबसे ऊपर कि सर्टन सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ जीएसटी सेक्शन 11 और रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। अब यहाँ पे लिखा मैंने सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर एग्जाम्प्ट। हाउएवर potato chips are no more agriculture produce as operations या process has been carried on tomatoes which has altered the essential characteristics। alter कर दिया, वो पहले जैसे गुणवत्ता बची नहीं, अब वो आलू आलू नहीं रहा, अब चिप्स बन चुका है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट इज पोटैटो वो अब नहीं रहा, तो उसका ऑल्टर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स सब बदल दिया आपने, वहां पे जीएसटी लग जाएगा, एग्जाम्पशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अब वो रहा नहीं, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। अब आ जाओ एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 है फी चार्ज्ड फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। चैरिटेबल ट्रस्ट है, योगा की सर्विसेज है, एग्जाम्शन है, बिल्कुल एग्जाम्शन है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम्शन मारो आगे बढ़ो। सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज में योगा आता है? योगा आता है उसके अंदर, इसीलिए एग्जाम्प्ट है। द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ योगा आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल सर्विसेज। चलो तीसरा नंबर, अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस करेस्पॉन्डेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच। रूरल ब्रांच को अगर सर्विस दे रहे होते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, तो ही यहाँ पे एग्जाम्शन काम करके चलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट। रूरल ब्रांच में अगर कोई अकाउंट है उससे रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है कोई बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, तो एग्जाम्शन चलती है। रूरल ब्रांच का होना जरूरी है, अगर वो अर्बन एरिया में है एग्जाम्शन नहीं है। थर्ड नंबर, यहाँ पे तो अपन नील लिख दिए थर्ड पे, नीचे भी पढ़ देते हैं थोड़ा सा। अरे यार ये तो मेरे को समझ नहीं आता, इतना ज़्यादा क्यों भागता है भाई। तीसरा है सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, ठीक है, टू अ बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अब तीसरा नंबर क्या है, सॉरी चौथा, अमाउंट चार्ज बाय कोड ब्लड बैंक सर्विसेज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। एग्जाम्शन है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो आपको वैसे भी याद होगा। उसके बाद है अमाउंट चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। क्या एग्जाम्शन है? कमेंटेटर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कोई सर्विस दे रहा है, अपनी कमेंट्री दे रहा है, बोले तो वहां पे कमेंट्री करता जाके, क्या एग्जाम्शन मिलेगी ना? कमेंटेटर को एग्जाम्शन नहीं है। देखो स्पोर्ट्समैन को है, कमेंटेटर को नहीं है। या कोई बंदा मान लो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन कमेटी में है, क्या उसको एग्जाम्शन मिल जाएगी ना? कोचेज को मिलेगी, कोचेज को। जिनका एक्टिव रोल है बेसिकली स्पोर्ट्स के दौरान उनका मिलता है। कोच वो तो बाहर बैठ करके कमेंट्री कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ओनली बाय एन इंडिविजुअल एज प्लेयर या रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स बॉडी आर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी आर एग्जाम। द सर्विसेज प्रोवाइड बाय सेलेक्टर्स यहाँ लिखा हुआ है, कमेंटेटर्स भी लिख लेना, कमेंटेटर्स, क्योंकि क्वेश्चन तो कमेंटेटर्स का ही था। अगर ये लोग सर्विस दे रहे हैं तो लाइबल टू जीएसटी है, एग्जाम्शन काम नहीं करेगी। एग्जाम्शन मिलता है प्लेयर हो, रेफरी हो, कोच हो, अंपायर हो, टीम मैनेजर है, उनकी सर्विसेज एग्जाम्ट है। तो वहाँ पे अपने को क्वेश्चन पूछा था उसने,
टैक्सेबल वैल्यू निकालनी चाहिए तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। पहली वाली लोडिंग अनलोडिंग पोटैटो चिप्स का था, वहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा 4,10,000 रुपये। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल सर्विसेज 4,10,000। और चौथा क्वेश्चन अपन कर चुके थे। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर एग्जाम्शन भर के दिए, मतलब सॉरी एग्जाम्शन नहीं, अमेंडमेंट। स्टेट विद जीएसटी एग्जाम्प्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। बॉक्सको ट्रांसपोर्टर जीटी है, is granted national permit to carry out its operation throughout India for a fee of 16,500। अच्छा, ये नेशनल परमिट की सर्विसेज कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। मैंने एग्जाम सेंटर करा रखा, वहाँ जरा आप देख लेना। मैं थोड़ा इसको ना जल्दी जल्दी मुड़ाता हूँ यहाँ से। एक बात बताओ, ये है जीटीए, ये जब किसी को सप्लाई करता है सर्विस तो रिसिपिएंट जो है, गवर्नमेंट कहती है भैया जीएसटी ये नहीं दे पाएगा, हमें इस पे भरोसा कम है। आरसीएम का प्रोविजन आता ही वहीं पे है जहाँ पे लगता है ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा मेरे को नहीं पता, एक काम कर इसी से ले लेते हैं, ये मजबूत पार्टी है, इससे जीएसटी ले लेते हैं, इसके बदला यही ले दे देगा क्योंकि ये दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने जेब से ये चार्ज करता है, इसको देता, इसने बोला तू चार्ज मत कर भाई, तू खुद ही जाके वो जीएसटी मेरे को डायरेक्ट दे दे, गवर्नमेंट को दे देता है। अब यहाँ ये दुर्लभ व्यक्ति, पतला दुबला सा कमजोर आदमी, और ये है मोटा आदमी, इस पे गवर्नमेंट को ज़्यादा भरोसा है, ये भाग के नहीं जाएगा, ये तो मेरे को टैक्स दे देगा। अब गवर्नमेंट की ज़्यादातर सर्विसेज गवर्नमेंट अगर किसी को देती है तो आप देख लो सारे एग्जेम्प्ट कर रखे हैं उन्होंने, या तो आरसीएम में ले रखे हैं, या तो गवर्नमेंट की सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को मिल रहा है तो फिर वो एग्जेम्पशन में है, सॉरी आरसीएम के अंदर है। अब आरसीएम का मतलब क्या है? गवर्नमेंट है सप्लायर, यहाँ पे ये जीटीए को दे रहे हैं नेशनल परमिट की सर्विसेज, ये है रिसिपिएंट, ये इनको सर्विस दे रहा है। भैया तुम्हें तो वैसे ही मैंने माफ़ किया था, कमज़ोर दुर्बल आदमी, मैं तुमसे जीएसटी मांग नहीं रहा था, मैं इससे मांग रहा था। अभी यहाँ पे मैं गवर्नमेंट क्या करे कि जाए कि भैया रिसिपिएंट तू दे दे मेरे को जीएसटी, तू जीएसटी आरसीएम में जाकर पे करे, अपना जीएसटी तो तेरे से दिया ना जा रहा है, तू मेरे बदला भी काम करेगा हैं? बताओ। गवर्नमेंट ने कह रहा है इस सर्विस को एग्जेम्प्ट करो यार, हटाओ इसको, यहाँ पे डाल दिया एग्जेम्पशन के अंदर। जीटीए खुद की सर्विस तो इसकी आरसीएम में कवर्ड है, खुद तो ये अपना जीएसटी पे नहीं कर पाता, और ये दूसरे का करेगा जीएसटी पे। अगर गवर्नमेंट की नॉर्मली सर्विसेज आरसीएम में कवर्ड हो जाती है तो आरसीएम में कवर्ड करेंगे तो ये कहाँ से, अपना तो दे नहीं पा रहा, मेरा कहाँ से देगा? इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट ही कर दिया। यहाँ पे देखो बॉक्सको ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट ग्रांटेड नेशनल परमिट टू कैरी आउट सी ऑपरेशन थ्रू आउट इंडिया, उसके लिए ले रखा है। या फिर कंटिन्यूअस स्टेट्स होते हैं जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके अंदर थ्रू आउट इंडिया काम करने के लिए अगर आपको वो मिलते हैं, नेशनल परमिट दी जाती है फॉर ए फी ऑफ 16,500, तो एग्जाम्पशन है वहाँ आपके ऊपर, पढ़ लेना। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड गिव्स ऑन लीज वैगन टू इंडियन रेलवे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फॉर ए मंथली लीज रेंटल ऑफ 50,000 रुपीज। अब देखो आप आईआरएफसी जब भी सर्विसेज देता था ना, आईआरएफसी की सर्विसेज है लीज पे, अगर कोई एसेट दे रहा है, लीज असेट्स का कर रहा है, इंडियन रेलवे को दे रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम्पशन हुआ करती थी। अब ये एग्जाम्पशन विड्रॉ हो चुकी है, नो मोर एग्जेम्प्टेड नाउ टैक्सेबल। तो सर्विसेज बाय ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स, रोलिंग स्टॉक असेट्स इंक्लूडिंग वैगन, कोचेज, लोकोज अगर देते हैं बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू इंडियन रेलवे इज नाउ टैक्सेबल, इज नाउ मेड टैक्सेबल, टैक्सेबल कर दिया गया एंड हेंस नॉट एग्जाम्प्ट। अभी एग्जाम्पशन नहीं है, इसके ऊपर विड्रॉ कर लिया गया, पहले एग्जाम्पशन हुआ करती थी। तीसरा नंबर एंट्री प्योर लेबर सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 243G ऑफ पंचायत। देखना ये वाली एंट्री आपको ज़्यादा ध्यान से समझनी हो ना दोनों, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखना जो मैंने आई बटन में यहाँ फिर से डाल दे रहा हूँ। अमेंडमेंट वाली जो वीडियो है उसको आप देख लेना एक बार। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरेटरी ये फॉरवर्ड सर्विसेज दे रहे हैं, 243G या W से रिलेटेड एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी ये एग्जाम्पशन में नहीं है। देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी देते हैं ये एग्जाम्पशन लिस्ट में नहीं, उस सेक्शन 7 से बाहर कर दिया उन्होंने, ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया उसको।
तो जीएसटी नहीं लगता। बात करते हैं अब इसकी, ये जो है ये है गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी या फिर गवर्नमेंटल एंटिटी अथॉरिटी। अगर ये फॉरवर्ड सप्लाई सर्विसेज कर रहा है 243G या 243W से रिलेटेड, इनकी सर्विसेज को गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट किया। पहले वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी उनकी सर्विसेज को सप्लाई ही नहीं मान रहे थे, इसको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के द्वारा बाहर किया। अब क्या होता है, कई बार तो ये खुद सप्लाई करते हैं आगे, गवर्नमेंट एंटिटी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये खुद ही सर्विस आगे देते हैं दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों अपने अपने बेसिस पे। और कई बार ये क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड सप्लाई सर्विस देने के लिए पीछे से सर्विसेज लेते हैं। तो अगर ये प्योर सर्विस ले रहे हैं, यानी प्योर सर्विस बोले तो 100% जहां पे सर्विस है पोर्शन, अगर ये दोनों लोग ले रहे हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, होता था। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अरे यार रुक जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या फिर यूटी, पहले तो ये लोग हो गए, दूसरे हो गए गवर्नमेंट एंटिटी या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अगर ये खुद फॉरवर्ड सप्लाई ना करके ये किसी और को काम दे रहे हैं कि तू मेरे को कर और मेरे नाम पे बिल आगे बन जाएगी भाई, अब ये किसी प्राइवेट बंदे को दे रहे हैं काम, ठीक है, प्राइवेट कोई भी इंस्टीट्यूशन एंटिटी को दे दिया ये काम कि आप कर दो मेरे बिहाफ पे, ये भी दे रहा है, तो ये भी एग्जेम्प्ट था 243G या W से रिलेटेड। अगर इनवर्ड सर्विस ले रहा है, प्योर सर्विस या फिर कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई बोले तो वेर इन सर्विस कंपोनेंट इज 75% और मोर, एंड गुड्स का कंपोनेंट ऑब्वियसली अप टू 25%। तो वो अगर आप इनवर्ड ले रहे हो तो भी एग्जेम्पशन था, इनको भी एग्जेम्पशन था, बट अब ये एग्जेम्पशन हटा दिया गया है, अब ये टैक्सेबल कर दिया गया है। यानी इनवर्ड सप्लाई अगर गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी ले रही है विद रिस्पेक्ट टू 243G या W की सर्विसेज, अब टैक्सेबल है। तो देखो यहाँ पे तो कौन था, प्योर लेबर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 243G टू पंचायत। अब ये देखो ये तो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज इट आउटसोर्स द सर्विस टू PQR, यानी फॉरवर्ड सर्विसेज इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, फॉरवर्ड भी एग्जेम्प्ट और ये पीछे से जो ले रहे हैं PQR से ये भी एग्जेम्प्ट, दोनों एग्जेम्प्ट। चौथा नंबर एंट्री कंपोजिट सप्लाई सर्विस पोर्शन मोर देन 75% और मोर, 75% और मोर की सर्विस कंपोनेंट है उसके अंदर, प्रोवाइडेड बाय PWD, यानी गवर्नमेंट एंटिटी है मान लो, अंडर आर्टिकल 243W टू ए म्यूनिसिपैलिटी को दे रहे हैं सर्विसेज फॉर एग्जीक्यूटिंग, यानी ये रहा गवर्नमेंट एंटिटी GE, ये दे रहा है सर्विसेज टू ए म्यूनिसिपैलिटी, एग्जेम्प्ट है 243G या W से रिलेटेड, फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट इट आउटसोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बाहर किसी से ले रहे हैं, आउटसोर्स कर दिया इन्होंने काम, पहले ये भी एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, नाउ टैक्सेबल। यहाँ पे तो ये भी एग्जेम्प्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट है, यहाँ क्या किया गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी केस में, ये तो एग्जेम्प्ट है बट ये एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। देखो तीसरा चौथा दोनों को एक साथ पढ़ लो अपना। प्योर लेबर सर्विसेज ये एग्जेम्पशन का है भाई, ध्यान रखना, थोड़ा क्वेश्चन कहीं पूछना, वैसे मुझे लगता तो नहीं है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बट फिर भी एग्जेम्पशन है तो पूछ सकता है, अमेंडमेंट है तो पूछ सकता है। प्योर लेबर सर्विसेज व्हेन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी अंडर आर्टिकल 243G या 243 आर एग्जेम्प्ट। अगर प्योर लेबर सर्विस दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली व्हेन एनी एंटिटी प्रोवाइड्स प्योर सर्विसेज इन रिलेशन टू 243GW टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये दे रहा है तो और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है तो दोनों एग्जेम्पशन है, ऑल्सो एग्जेम्प्ट। यहाँ पे लिखता है कंपोजिट सप्लाई वेर इन सर्विस का पोर्शन है 75% व्हेन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 243G या W आर एग्जेम्प्ट। अगर फॉरवर्ड में दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट एंटिटी और ये। हाउएवर व्हेन एनी एंटिटी प्रोवाइड्स प्योर सर्विसेज इन रिलेशन टू इतना टू सच गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी,
यानी कोई और एंटिटी यहाँ पे है, ये अगर गवर्नमेंट एंटिटी को दे रही है सर्विसेज, हैज़ नाउ बिन मेड टैक्सेबल, अब उसको टैक्सेबल बना दिया गया है, पहले ये टैक्सेबल नहीं हुआ करता था। एग्जेम्पशन अमेंडमेंट्स अगर देखना हो तो आप देख लेना, अमेंडमेंट की वीडियोज अलग से मैंने डाल रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एंटोनी प्राइवेट लिमिटेड हैविंग ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ 62 लाख इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू देयर सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। ग्रॉस रिसिप्ट है 62 लाख का, ठीक है। ये क्या करती है, एजुकेशनल सर्विसेज फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। फिर से एजुकेशनल वाला आ गया एंट्री। तो क्या फॉरेन कंट्री का लॉ रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ नहीं है, तो क्या इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही जब नहीं माना जाएगा तो उसके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी ना, टैक्सेबल हो जाएगा 2,40,000। यहाँ पे अपने को करना क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, दोनों चीज़ निकालना है। अमाउंट अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ टैक्स है 18%। 18% है मतलब आईजीएसटी का रेट, यहाँ पे लिखा होगा सीजीएसटी एसजीएसटी अगर होगा तो 9% और 9%। यहाँ पे लिखा है इंटर स्टेट है ये ट्रांजेक्शन 2,40,000। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप कैसे बनाओगे, देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सुदामा चैरिटेबल ट्रस्ट आपने बहुत अच्छे से लिख लिया। उसके बाद सीरियल नंबर आपकी इच्छा है डाल देना, वैसे डाल देना कुछ ना कुछ, या तो बुलेट फॉर्म में डाल सकते हो। पर्टिकुलर्स डाल दिया मैंने, पर्टिकुलर्स यहीं से बेसिकली उठा करके आप छोटा छोटा लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन सर्विसेज आप लिख करके डायरेक्ट भी इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन यहीं पे इंसर्ट कर दिया है, आप चाहो तो इसको नोट्स डाल के नीचे भी लिख सकते हो। इंटर स्टेट है तो मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई एक जगह निकाला टैक्सेबल वैल्यू, फिर इसके अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी ऊपर लिख दिया मैंने, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18%, जहाँ जो भी एप्लीकेबल होगा अपन मारते जाएंगे। यहाँ पे इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लग जाएगा 18%, 2,40,000 का 18%, 43,200। और क्या बोलता है, रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट फॉर टेम्पररी स्टे टू डिफरेंट पर्सनस को दिया हमने। रेंट है वहाँ पे लेस देन 1,000, क्या टैक्सेबल होएगा? किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। अप टू 1,000 एग्जेम्पशन वैसे ही मिल जाती है। उसके बाद थर्ड एंट्री है कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग की सर्विसेज अगर दे रहे हो आप, क्या एग्जेम्पशन है? अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स है, बिल्कुल एग्जेम्पशन मिल जाएगी, यहाँ पे भी टैक्सेबल नहीं है कुछ भी। रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, अब बोर्डिंग स्कूल चला रहे हो, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। एग्जेम्पशन यहाँ पे भी है, हर जगह ये नील हो गया, टैक्सेबल वैल्यू नील। और यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल चला रहे हो, टैक्सेबल वैल्यू नील, टैक्सेज हो जाएंगे सब में नील नील नील। उसके बाद फिफ्थ नंबर एंट्री क्या कहती है? फिफ्थ है कंडक्टिंग करियर काउंसलिंग सेशन। बताओ करियर काउंसलिंग सेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन से बाहर हो गई, जीएसटी नहीं लगेगा। छठा एंट्री है फी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू, क्या जीएसटी लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अच्छा यहाँ पे भी मैंने नहीं लगा बोला था क्या, मुझे याद नहीं है। अगर डज नॉट क्वालिफाई टू बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो जीएसटी लगेगा। उसके बाद है फी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू। देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फॉरवर्ड सर्विसेज टू स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ एग्जाम्प्ट होती थी, ये तो न स्टूडेंट है, न फैकल्टी है, न स्टाफ है, टैक्स लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा। ना एंट्रेंस का एग्जाम ले रहा है, एंट्रेंस फी वगैरह कुछ चार्ज किया होता तो वो एग्जाम्प्ट होती है। अदर देन दैट टैक्सेबल तो टैक्सेबल है। अब कुछ नहीं लिखा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने लिखा है, आपको हो सकता है ना आप एक नोट ये भी चिपका देना कि जहाँ नहीं लिखा है वी हैव एज्यूम्ड दैट इट इज इंटरेस्टेड सप्लाई। उसके बाद है कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशंस। प्राइवेट ट्यूशन टैक्सेबल है, बिल्कुल है। प्राइवेट ट्यूशन कौन सा? नॉट एग्जाम्प्ट,
नॉट रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं बनेगा वो, पहली बात तो। रनिंग मार्शल आर्ट एकेडमी फॉर यंग चिल्ड्रेन, मार्शल आर्ट एकेडमी ये भी एजुकेशनल कोर्स के अंदर नहीं आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, इसलिए टैक्स लगा देंगे। अपन ने टैक्स जोड़ दिया, टैक्सेबल वैल्यू जोड़ दिया, टोटल टैक्सेबल वैल्यू उसने पूछा था और टैक्सेज पूछे थे। ये आईटीसी आ गया। देखो आईटीसी तो अभी आज नहीं करेंगे, मैं इसके ऊपर अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ, बट फिर भी आप देख लो एक बार क्या था ये क्वेश्चन। बेसिकली आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। मिस्टर बी, a registered supplier of Uttar Pradesh, is doing a trading of taxable goods. He approaches you to understand the manner of utilization of available input tax credit with reference to provision of payment of tax. अच्छा ये क्वेश्चन है क्या? नहीं, एक और क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, हो सकता है वो आरटीपी में हो, जो मैं कह रहा था ना उस समय पे कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो फॉरवर्ड चार्जेज में है और टैक्सेबल है जीएसटी के अंदर। वो किसी और चैप्टर में बात कर लेंगे अपन, जब आरसीएम वाला चैप्टर करेंगे ना वहीं पे कर लेंगे। तो ये तो आपकी मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट है, जब आईटीसी कराएंगे तो आपको पता होगा वैसे तो, बट कोई नहीं, इसको हम अपन बाद में देखेंगे। आप ना इस तरीके के कई सारे, मैं बेसिकली ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन के आसपास डालने वाला हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन, और वो मेनली इन 4 चैप्टर से होने वाले हैं। एग्जाम्शन हो गया 6 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपको आरसीएम से मिल जाएगा, उसके बाद मोस्टली वैल्यूएशन और आईटीसी से क्वेश्चन मिलेंगे, और हो सकता है कुछ आधा इधर उधर भी ले सकता हूँ मैं, तो आप ट्यूनिंग करते रहेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस कंक्लूड्स पार्ट 1 of this revision series, question answer based revision series that we are conducting. Stay tuned, subscribe to our channel, ताकि आप अगले वीडियोज आते रहेंगे। अभी से लेके एग्जाम तक मैंने कुछ ना कुछ डालता रहूँगा। मुझे एक्चुअली कई सारे आइडियाज़ हैं कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, तो मैं उन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोज बनाता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल। बाय। Hi there, consider subscribing to IDTX Rahul for CSCMA, indirect taxes coaching and training. Thanks.